हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंतर्गत जो ईवीएस के सवाल आते हैं उसमें कुछ स्पेशल टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे हैं। आज एक टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है आप सबके लिए। यहाँ से क्वेश्चन आता है, लिखा है सहजीवन, परजीवी और मृतोपजीवी। आप समझते होंगे आपसे लाइकेन से सवाल पूछा जा चुका है, आपसे अमरवेल से सवाल पूछा जा चुका है, आपके सहजीवन परजीवन से सवाल पूछा जा सकता है। तो हमने सोचा इस टॉपिक को आपको कम समय में जल्दी से पढ़ा दिया जाए। अगर आपका पेपर में ये सवाल फंसता है तो फिर आपको करना आसान रहेगा। आइए इस सेशन से जुड़े रहिए थोड़ी देर और बहुत सारी चीज़ें समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जीव होते हैं, या मैं कहूँ जो सजीव होते हैं। अब सजीव आप जानते हैं, सजीव में हम पेड़ पौधों को भी रखते हैं, जो भी श्वसन करते हैं, जो भी भोजन बनाते हैं, जो भी ग्रोथ करते हैं, जो रिप्रोडक्शन करते हैं, उनको सजीव कहते हैं। तो जीवों की हम जब इस हिसाब से पढ़ते हैं तो उनको हम दो भागों में बांट देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ बोले तो जिनको हम स्वपोषी कहते हैं, साथ ही साथ दूसरा लिखा है हेट्रोट्रॉपिक, बोले तो परपोषी, अर्थात कहीं कहीं किसी किसी किताब में इसको विषमपोषी लिखा हुआ मिलेगा। अब विषमपोषी और स्वपोषी क्या होता है इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए लिखा है स्व माने स्वयं, पोषी मतलब पोषण कर ले, अपने पोषण के लिए, अपने भोजन के लिए स्वयं एक प्रक्रिया के द्वारा खाना बना ले। लिखा है जो अपना भोजन स्वयं बना ले उनको हम स्वपोषी कहते हैं, उनको हम स्वपोषी कहते हैं। उदाहरण के लिए आप याद रखेंगे पेड़ पौधे स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, आपके पेपर में कभी सवाल आ जाए शैवाल को लेके, शैवाल जो होता है, शैवाल भी अपना भोजन स्वयं बना लेता है। ये पेड़ पौधों की पहली स्टेज है शैवाल, तो ये भी अपना भोजन बना लेता है। और आप सब पहले से ही पढ़ चुके हैं कि आपके पौधों के अंदर, या मैं कहूं शैवाल के अंदर, जिन जिन चीजों के अंदर क्लोरोफिल पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उसको कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, उनको स्वपोषी कहते हैं। ध्यान रखना, जब हम खाद्य श्रृंखला पढ़ते हैं तो खाद्य श्रृंखला में जो हमारे उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो आपके स्वपोषी होते हैं। तो क्या होता है स्वपोषी, आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं परपोषी अर्थात विषमपोषी क्या होते हैं। विषमपोषी बोले तो वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, अर्थात ये किसी दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं। अब आश्रित होते हैं काहे को लेके, ये आश्रित होते हैं अपने भोजन को लेके, अपने रहने के लिए जगह को लेके। बोले तो जो किसी और के ऊपर आश्रित हो, अपना भोजन ना बना पाए क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, तो ये होते हैं विषमपोषी अर्थात परपोषी। जिसमें हम जीव जंतुओं को याद रखेंगे, हम मानव को याद रखेंगे, शेर, बकरी, भालू, बाघ, ये सारे के सारे जो होते हैं वो परपोषी होते हैं, अपने भोजन के लिए उत्पादक के ऊपर आश्रित होते हैं। आपने देखा ना शाकाहारी, शाकाहारी क्या है, शाकाहारी किसी पेड़ पौधे को ही तो उसके फूल फल खाएगा या उसकी टहनियाँ खाएगा या तना खाएगा। जानवरों की बात करें, मानव गेहूं खाते हैं, चावल खाते हैं, आलू खाते हैं, ये सब इधर से आता है। तो ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। हाँ, जो परपोषी होते हैं उनको हम खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत उपभोक्ता कह सकते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कंज्यूमर आपने पढ़े हैं। तो ये सारे के सारे परपोषी हैं। आइए अगली स्लाइड में हम समझने का प्रयास करते हैं कि परपोषी जो होते हैं वो कैसे कैसे प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं। तो सबसे पहले अगला वाला पोर्शन हम देखें। सबसे पहले और सबसे जरूरी बात हम पढ़ते हैं पैरासाइट, बोले तो परजीवी। परजीवी एक प्रकार का जीवन है। परजीवी क्या है वो भी बात करेंगे। ऐसे जीव जो एक ऐसा जीवन जीते हैं जो किसी और के ऊपर भोजन और आवास के लिए दूसरे पर आश्रित होते हैं, उनको परजीवी कहते हैं। ऐसे जीव, वे जीव जो अपने भोजन और आवास के लिए किसी दूसरे पर आश्रित होते हैं, उनको परजीवी कहते हैं। और ध्यान रखना है आप, ये जिस पर आश्रित होते हैं उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो ध्यान रखना, जिसके ऊपर ये आश्रित होते हैं उनको ये नुकसान पहुंचाते हैं, और लेकिन इनका खुद का होता है लाभ। परजीवी क्या है, परजीवन क्या है? एक ऐसा जीवन जिसमें दो प्राणी साथ साथ रह रहे हैं, एक ऐसा जीवन जिसमें दो प्राणी साथ साथ रह रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना
इसमें एक को हानि हो रही है, दूसरे को लाभ हो रहा है, ऐसे जीवन को परजीवन कहते हैं और ऐसे जीव को पैरासाइट कहते हैं। तो बोलो ये बात समझ पाए होंगे। जिसके ऊपर भोजन और आश्रय के लिए कोई रहेगा, कोई सूक्ष्म जीव रहेगा, वो फायदे में रहेगा, लेकिन जिसके ऊपर रहेगा वो नुकसान में रहेगा। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना आपका सवाल हो जाएगा। ये भी भाई दो प्रकार से हो सकते हैं, आइए इनको भी समझ लेते हैं। लिखा है अंतः परजीवी और एक लिखा है बाह्य परजीवी, इंटरनल पैरासाइट्स एंड एक्सटर्नल पैरासाइट। ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पर एक नाम लिखा है एंटमीबा हिस्टोलिका। बहुत सारे साथियों ने यूपीटेट के लिए ही मानव शरीर में होने वाले रोग विकार पढ़े होंगे। एक रोग आपने पढ़ा होगा पेचिस, एक रोग आपने पढ़ा होगा पेचिस। तो पेचिस का कारण होता है मनुष्य के शरीर, मनुष्य ने दूषित पानी पी लिया और वो दूषित पानी किससे संक्रमित था? एंटमीबा हिस्टोलिका से संक्रमित था। एंटमीबा हिस्टोलिका क्या है? एक प्रोटोजोआ है, ठीक है ना। एंटमीबा हिस्टोलिका क्या है? तो ये एक सूक्ष्म जीव है, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है जो मानव के शरीर में गया और उसने मनुष्य के शरीर के अंदर जाकर अपना तो जीवन यापन कर लिया, लेकिन मनुष्य को नुकसान पहुंचा दिया और नुकसान के परिणाम स्वरूप इंसान पीड़ित हो गया। किससे? पेचिस से। तो ये भी एक प्रकार का परजीवी है एंटमीबा हिस्टोलिका, लेकिन ये कैसा परजीवी है? शरीर के आंतरिक हिस्से में जाके इसने विकार उत्पन्न किया। ये ऐसे ही हमारे शरीर में आपने टैप बार्म सुना होगा, राउंड बार्म सुना होगा, फीता कृमि जिसको इंग्लिश में टैप बार्म कहते हैं, ये भी हमारे शरीर में पहुंच के रोग फैलाते हैं। तो ध्यान रखना, जो परजीवी होते हैं वो मनुष्य के शरीर में बीमारी फैलाने का काम करते हैं। तो जितनी भी बीमारियां होती हैं उनके लिए कोई ना कोई आपके शरीर के ऊपर परजीवी रहता है। आइए इनको समझते हैं। बाह्य परजीवी क्या है? किसी जीव के ऊपर, किसी पेड़ पौधे के ऊपर, किसी मानव के ऊपर, किसी जंतु के ऊपर बाहर से कोई आया और उसके शरीर पे बाहरी हिस्से में रहने लगे और रहते रहते उसको नुकसान पहुंचा और खुद अपना जीवन खा खा के मोटा हो जाए, अर्थात लाभ पाले, ऐसे को हम बाह्य परजीवन कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ कुछ नाम लिखे, जैसे आपने देखा है जोंक, तालाब के पानी में होती है जोंक, अगर आपके शरीर में चिपक जाए तो आपका सारा का सारा खून चूस लेगी और खुद तो मोटी हो जाएगी। ऐसे ही जानवरों के शरीर के ऊपर किलनी, बहुत सारे साथी जानते होंगे जानवरों के शरीर के ऊपर किलनी रहती है। वो किलनी का काम क्या है? वो कहीं खाना खाने नहीं जाती, वो जानवर के शरीर से निकलने के शरीर में जो खून है उसको चूसती है और खुद लाभ लेती है और जानवर को धीरे धीरे कमजोर कर देती है। आप सबकी खोपड़ी में जुआ हो जाते हैं, जू, ठीक है ना। ये जू क्या है? खोपड़ी में खुजली करते हैं और साथ से साथ इंसान के शरीर के अंदर से जो इंसान ने खूब हैवी डाइट ले लेके ब्लड पैदा किया है, जुए उसको क्या करते हैं? चूस लेते हैं। अर्थात जू, किलनी, जोंक। साथ ही साथ बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आपका अमरवेल। आइए इसको तो एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये वाला जो दूसरा वाला चित्र है ये हमने अमरवेल का लगाया है। अमरवेल क्या है? एक बड़े से पौधे पर आपने ऐसे रेसे 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 जैसे आपने देखे होंगे। ये जो आप रेशा वगैरह देख रहे हैं ये क्या है? एक अमरवेल है। अमरवेल अगर आपके पेपर में आए तो बता देना ये किसका उदाहरण है, तो कह देना ये परजीवन का उदाहरण है। मतलब कैसे परजीवन? अमरवेल जिस पौधे के ऊपर होगी उस पौधे में, उस पौधे को नुकसान पहुंचेगा। पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन उत्पन्न करेगा और अमरवेल उस भोजन को खाती जाएगी। अमरवेल तो ग्रोथ करती जाएगी, लेकिन एक टाइम के बाद पौधा सूख जाएगा। अमरवेल किसी पौधे के ऊपर है, बोलो ये किसका उदाहरण है? तो परजीवन का उदाहरण है। मतलब एक पौधा और एक अमरवेल साथ रह रही है, पौधे को नुकसान हो रहा है, अमरवेल को फायदा हो रही है। इस जीवन को हम परजीवन कहते हैं और जो लाभ में रहता है उसको हम परजीवी कहते हैं। बोलिए ये बात समझ पाए होंगे। आइए, तो हमने आपको ये वाले पोर्शन में आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब आते हैं परपोषी का ही विषमपोषी का एक और हिस्सा। यहां पर देखिए लिखा है सहभोगिता, कॉमन सेलिज्म। एक पौधे के ऊपर दूसरा पौधा उगना जिससे किसी को कोई नुकसान ना हो। यहां आप देख लीजिए, ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। आपने देखा होगा कुछ बड़े बड़े पौधे होते हैं और उनके ऊपर कुछ छोटे छोटे पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। उन पौधों के ऊपर छोटे पौधे उगाते हैं। ध्यान रखना, वो जो छोटे पौधे उगते हैं, आप ऐसा मत समझना कि वो छोटे पौधे बड़े पौधे के द्वारा बनाए गए भोजन को खाते होंगे। नहीं, वो दोनों एक साथ साथ रह रहे हैं। वो पौधा अपना बाहर से बेला मेन ऊतक से अपना हवा लेता रहता है, ठीक है, पानी लेता रहता है, और जो मेन पौधा होता है वो तो अपना जीवन यापन कर ही रहा है। तो क्या कहा? दोनों में एक पौधे साथ हों, किसी को कोई नुकसान ना हो, इसको सहभोगिता कहते हैं। सहभोगिता का मतलब मिलजुल के रहना, ना किसी को नुकसान है ना किसी को बहुत ज्यादा लाभ है, अपना अपना काम कर रहे हैं, बस साथ साथ रह रहे हैं। ध्यान रखना, इसको कहते हैं सहभोगिता। आइए एक चित्र के माध्यम से इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। ये वाला जो उदाहरण है वो सहभोगिता का उदाहरण है। ये वाला जो उदाहरण है सहभोगिता का उदाहरण है। देखिए यहां एक बड़ा सा पौधा था, ये एक
ये एक बड़ा सा पौधा है जिसकी अलग अलग ब्रांच है, और इनके ऊपर ये जो है छोटे छोटे पौधे उत्पन्न हो गए। इस पौधे की शाखा के ऊपर कोई नया पौधा उत्पन्न हो गया है। ऐसी संरचना को हम क्षयभोगिता कहते हैं। तो ना तो इस पौधे को कोई नुकसान हो रहा है और ना ये जो उत्पन्न हुए वाले पौधे को भी कोई नुकसान, दोनों आसानी से अपना अपना काम करके रह रहे हैं। ध्यान रखना, जब किसी पौधे के ऊपर दूसरा पौधा उगता है, ध्यान से सवाल समझ लीजिए, जब किसी मेन पौधे के ऊपर दूसरा पौधा उगता है तो जो दूसरा पौधा होता है उसमें कैसी जड़ें पाई जाती हैं, तो ये याद रखना, उन पौधों में अधिपाद मूल, मूल मतलब जड़, अधिपाद मूल पाई जाती हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आपने पढ़ा हो तो आपने सुना होगा आर्किड का पौधा, दुनिया में सबसे छोटे बीज वाला पौधा जिसको हम आर्किड का पौधा कहते हैं। तो ये छोटे छोटे पौधे, आर्किड के पौधे किसी पौधे के ऊपर उगाते हैं। तो ऐसी जब संरचना कहीं बन रही हो उसको हम क्या कहते हैं, सहभोगिता कहते हैं। आइए अगला हिस्सा समझते हैं। लिखा है सहजीवन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, परजीवन पढ़ लिया। लिखा है सिम्बायोसिस, दो जीव या पादप एक दूसरे की मदद करते हुए साथ साथ रहें। मतलब ऐसे समझिए, एक जीव ए है और एक जीव बी है, ये दोनों, इससे पहले भी परजीवन में ए और बी हमने आपको समझाया था, लेकिन वहां क्या था, ये इसको लाभ दे रहा है और ये भी इसको लाभ ही दे रहा है। अगर एक फायदे में हो एक नुकसान में हो तो परजीवन हो जाएगा, लेकिन दो जीव एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, एक दूसरे की मदद करते हुए रह रहे हैं, ऐसे को हम क्या कहते हैं, सहजीवन कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं। आइए समझ लीजिए, उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लाइकेन। लाइकेन जो है, अगर मैं आपसे पूछूं लाइकेन पूछा जाता कहे तो लाइकेन दो लोग कौन कौन हो गए, एक शैवाल हो गया, एक कवक हो गया। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि शैवाल के अंदर तो क्लोरोफिल पाया जाता है और कवक के अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। इसका मतलब कवक अपना भोजन नहीं बना पाएगा, शैवाल अपना भोजन बना लेगा। लेकिन कवक को जिंदा रहने के लिए, फंगस को जिंदा रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है। तो भैया ये जो कवक है वो डिपेंड होगा शैवाल के ऊपर, काहे के लिए, भोजन के लिए। तो ये शैवाल अपना भोजन बनाता है और कवक को भोजन देता है, मतलब इसने मदद कर दी। अब शैवाल को रहने के लिए किसी आश्रय की, किसी आवास की जरूरत है। तो जब भैया शैवाल कवक पे रहेगा तो इसको आवास की आवश्यकता है, रहने के लिए शेल्टर की आवश्यकता है, हैबिटेट की आवश्यकता है। तो कवक इसको आवास मुहैया कराता है, शैवाल इसको भोजन मुहैया कराता है, एक दूसरे की मदद करते हुए ये रह रहे हैं। ऐसी संरचना को ही हम सहजीवन कहते हैं, ऐसी संरचना को ही हम सहजीवन। तो क्या होता है परजीवन और क्या होता है सहजीवन, आप अच्छे से समझ पाए होंगे। आइए मैं कुछ और उदाहरण लिख देता हूं, आप इसको देख लें। दलहनी फसलें जो होती हैं, दलहनी फसलों में राइजोबियम बैक्टीरिया, याद रखना, दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। अब बताइए, दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाने वाले राइजोबियम बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव है, वो दलहनी फसलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, वो उनकी जड़ों में रहते हैं, उनकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं, उनमें रहते हैं, लेकिन रहते हैं दाल वाले पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ इन दलहनी फसलों को, दाल वाले पौधों को नाइट्रोजन भी बनाकर देते हैं। तो बताइए, इन्होंने दलहनी फसलों से लिया भोजन और दलहनी फसलों को क्या दिया, नाइट्रोजन। तो दोनों एक दूसरे की मदद करते हुए रह रहे हैं। तो दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाने वाला राइजोबियम बैक्टीरिया भी है, बोलो किसका उदाहरण है, सहजीवन का उदाहरण है। ऐसे ही कुछ बड़े पौधे होते हैं और उन बड़े पौधों की जड़ों में कवक पाए जाते हैं। ऐसी एक संरचना होती है जिसको हम माइकोराइजा कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, माइकोराइजा। और माइकोराइजा जो होता है ये भी पूछा जाए किसका उदाहरण है, सहजीवन का। ध्यान रखना, माइकोराइजा भी किसका उदाहरण है, सहजीवन का। साथ ही साथ आपने देखा होगा, कभी आपने जानवरों को चरते हुए देखा हो, भैंस को चरते हुए देखा हो। भैंस चरती है तो उसके कान में एक चिड़िया आके बैठ जाती है। चिड़िया, भैंस के कान के अंदर जो बैक्स होता है, ठेठी जिसको बोलते हो, वो चिड़िया उसको खाती है। आराम से भैंस का कान भी साफ हो जाता है और चिड़िया का भोजन भी हो जाता है। दोनों की मदद होती है, वो भी एक प्रकार का क्या है, सहजीवन है। आपने भैंसों के ऊपर कभी कभी पक्षियों को ऐसे कुछ चुनते हुए देखा होगा, तो भैंस या जानवर के शरीर के ऊपर जो सूक्ष्म जीव हैं उनको चिड़िया अपनी चोंच से खाती है, तो जिससे भैंस भी एकदम नीट एंड क्लीन हो जाती है और चिड़िया को भी अपना भोजन मिल जाता है। ऐसी वाली घटना को हम सहजीवन कहते हैं। जुगाली करने वाले पशु होते हैं, जुगाली करने वाले पशुओं के शरीर के अंदर जो आते हैं उनके अंदर कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो जुगाली करने वाले पशुओं के भोजन को पचाने का काम करते हैं। अगर बीमारी फैलाएंगे तो वो परजीवी हो जाएंगे, लेकिन जुगाली करने वाले पशुओं के शरीर के अंदर
अंदर जो सूक्ष्म जीव हैं जो उनके भोजन को पचाने में मदद करते हैं, वो भी एक प्रकार का क्या है, सहजीवन। लेकिन एग्जाम के लिए लाइकेन याद रखना। लाइकेन मैं आपको बता दूं, ये मैंने जो संरचना लगाई हुई है वो किसी पौधे की सरफेस पे फंगस लगा था और उसी में ये जो ग्रीन ग्रीन कलर के है डॉट डॉट दिख रहे हैं, यही क्या है, लाइकेन है। आइए एक और चीज समझ लेते हैं लास्ट, और फिर आप देखिए यहां पर लिखा है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी सड़े गले पदार्थों पर उगने वाले जीवों को हम क्या कहते हैं, मृतोपजीवी कहते हैं। सेप्रोफाइट जिनको कहा जाता है, उदाहरण के लिए ईस्ट है, राइजोपस है, कुकुरमुत्ता। इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना, आपके गांव गली में जब बरसात के समय गोबर के ढेर के ऊपर ऐसे छाता निकलते हैं ना, उनको हम, जिनको आप मशरूम कहते हो, कुछ मशरूम खाने वाले होते हैं, कुछ मशरूम जहरीले होते हैं, सड़ी गली चीज़ों में निकलने वाले जो मशरूम है जिनको हम कुकुरमुत्ता कहते हैं, ये जो छाता जैसी संरचना आप यहाँ देख पा रहे हो, यही क्या है, मृतोपजीवी। तो याद रखना, जो सड़ी गली चीज़ों के ऊपर अपना जीवन यापन करते हैं उनको मृतोपजीवी कहते हैं। जो दो लोग साथ रहें, एक को फायदा हो एक को नुकसान हो, उनको परजीवी कहते हैं। दो लोग साथ रहें, दोनों को फायदा हो, उसको सहजीवी कहें। दो पौधे साथ रहें, किसी को नुकसान ना हो, दोनों को फायदा हो, उसको सहभोगिता कहते हैं। क्या होता है परपोषी, क्या होता है विषमपोषी, हमने इस सेशन में बताया। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए और सेशन को शेयर करिए। आगे और जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।